नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा पहला एक वीडियो था म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें मैंने बताया था म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। बट अभी कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हुआ, फ्रैंकलिन ने जैसा किया, उससे वजह से लोग डर गए हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इक्विटी स्कीम, डेप्थ स्कीम में हमें क्या करना चाहिए, पैसा और लगाना चाहिए, रुकना चाहिए या निकाल लेना चाहिए, या कौन से फ़ंड अच्छे हैं या कौन से फ़ंड अवॉइड करने चाहिए। जानेंगे सब कुछ और बहुत कुछ आज के इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। आज जानते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में क्या हुआ, और इन जनरल डेप्थ फंड को लेकर अगर आपका पैसा डेप्थ फंड में लगा है या आप लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके अराउंड सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, फ्रैंकलिन ने ये कहा है कि वो अपनी 6 डेप्थ फंड स्कीम को बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन आ रहे थे, यानी लोग अपना पैसा उस स्कीम से निकाल रहे थे। तो अब इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपने क्यों म्यूचुअल फंड ख़रीदा हुआ है, तो आपने उस फंड हाउस को पैसे दिए और उस पैसे से उस म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ ना कुछ ख़रीद लिया। तो अब अगर रिडेम्पशन मांगेंगे, तो म्यूचुअल फंड हाउस को कोई ना कोई, अगर इक्विटी स्कीम में तो शेयर बेचना पड़ेगा, डेब्ट स्कीम में तो कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बेचना पड़ेगा, तो बेच के ही वो आपको पैसा दे पाएगी। लेकिन ऐसे मार्केट में जब लोग डरे हुए हैं, तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा कौन? तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे लिक्विडिटी नहीं, लेकिन लोग तो म्यूचुअल फंड की यूनिट बेच के पैसा मांग रहे हैं। और फ्रैंकलिन जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो उसने खरीदे हैं, उसे बेच नहीं पा रहा, तो पैसा देगा कहाँ से? उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया और लोन लेके पैसा बाँट सके। लेकिन वैसा बहुत समय तक नहीं कर सकती। कितना लोन ले लेगा? एक समय के बाद बैंक उसे लोन देंगे ही नहीं। और इसमें क्या होगा कि जो लोगों ने पहले रिडीम्पशन करवा ली, उनको तो फ्रैंकलिन वो सिक्योरिटीज़ बेच के वो पैसा दे देगा। जो सिक्योरिटी लिक्विड है, जो डेप्थ है, जिनकी डिमांड है। अब डिमांड किन इंस्ट्रूमेंट की, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, तो ऐसे में जो लोग रिडीम कर रहे हैं यूनिट्स, उनको तो अच्छे अच्छे यूनिट्स बेच के फ्रैंकलिन पैसा दे दिया। और जो यूनिट बच गए, जिन्होंने रिडीम्शन नहीं मांगा, उनके साथ क्या हुआ? एक तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट सारे बिक चुके हैं, तो जो लोग स्कीम में बने हुए हैं, उनके पास बहुत बुरे एसेट्स रह जाएंगे। जो निकल रहे हैं, फ्रैंकलिन अच्छे अच्छे बेच के मजबूरी में रिडीम्शन वालों को दे दे रहा है। तो सब बराबर है। इस कारण फ्रैंकलिन ने ये डिसीजन लिया कि कोई रिडीम्शन नहीं होगा। जैसे जैसे यूनिट्स बेच मैच्योर होते जाएंगे, जैसा आपने कहा शॉर्ट टर्म फंड, अल्ट्रा लो ड्यूरेशन फंड, तो ये सब में ज़्यादा 6 महीने साल भर के अंदर मैच्योर हो जाएंगे। तो जिन सिक्योरिटीज़ में फ्रैंकलिन ने इन्वेस्ट किया है, वो उनकी मैच्योरिटी 6 महीने साल भर के आसपास की होगी, वो हो जाएगी। तो साल भर के अंदर अंदर फ्रैंकलिन को उम्मीद है कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो जाएंगे, और वो पैसा जैसे जैसे मिलता जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट 2 महीने बाद मैच्योर होगा, कोई 4 महीने बाद होगा, और वो पैसा वो अपने यूनिट होल्डर्स को बांटता जाएगा। ये प्लान है फ्रैंकलिन का। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर जिस कंपनी का इंस्ट्रूमेंट फ्रैंकलिन ने लिए हुए, वो कंपनी ही डूब गई, तो वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ऐसे में पैसा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इसीलिए अब हम आते हैं जनरल डेप्थ फंड की तरफ। आपने जैसे कि पहले देखा होगा, मुझे कौन से फ़ंड लेने चाहिए, बैलेंस फ़ंड लेने चाहिए, डेप्थ फंड नहीं लेने चाहिए, कुछ बहुत सेफ फंड, लिक्विड फंड को छोड़ के डेप्थ फंड नहीं लेना चाहिए, हाइब्रिड फंड और नहीं पसंद, क्योंकि डेप्थ फंड ज़्यादा एफडी से ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं। तो उस 1.5-2% एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आप क्रेडिट रिस्क क्यों लूँ? क्यों अपना पैसा रिस्क में लगाऊं? इससे अच्छा तो एफडी है कि 6% 6.5% मिलेगा। मैं 8% 8.5% का अपना पूरा पैसा रिस्क पे लगाऊं। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न ही चाहिए होता, तो डेब्ट फंड क्यों चूज़ करूं? मैं लिक्विडिटी फंड में जाऊंगा, इससे दुगना दुगना रिटर्न ले जाऊंगा। इस एग्जैक्ट कोई 2 या 3 लिक्विड फंड, क्योंकि लिक्विड फंड अगर आपको बहुत छोटे समय के लिए पैसा रखना है, महीना भर, 15 दिन, 2 महीना, तो लिक्विड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। और 2 महीने में बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिस्क होता भी नहीं। तो इसके अलावा ऐसी ओवरनाइट फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 80 to 90% आपको अवॉइड ही करने चाहिए। तो क्योंकि जिस पैसे में आपको सेफ्टी चाहिए, वो एफडी से ज़्यादा आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई बड़ा बैंक डूब भी जाए, तो सरकार उसे बचा लेती। तो ऐसे में एफडी में आपका पैसा सेफ है। डेब्ट फंड में आपको पैसा इस समय तो नहीं लगाना चाहिए। जी, जिस पैसे में आपको रिटर्न चाहिए, उसको स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो ये है डेप्थ फंड की बात। तो अगर आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है? अगर आपकी एसआईपी चल रही है, तो आपको क्या करना है? लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आपका फ़ंड अच्छा है, तो आपको एसआईपी नहीं रोकनी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका कारण है
कि अगर आप खुद से ये सवाल पूछें कि आज से 5 साल बाद मार्केट यहाँ से दोगुना हो जाएगा, आज 30-31 हज़ार के पास है, तो क्या 60,000 हो जाएगा, या आज से 5 साल बाद मार्केट यहाँ से आधा हो जाएगा, मतलब 15-20 हो जाएगा। आपकी गट फीलिंग क्या आएगी? 5 साल के बाद मार्केट डबल होगा या आधा होगा? अगर आपको ये लगता है कि 5 साल में मार्केट यहाँ से डबल होगा, जैसा कि मुझे लगता है, तो ऐसा सबको लगता है और जो होना भी चाहिए, तो कोई रीज़न नहीं कि आप अपना म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करें, उससे निकलें। क्योंकि हम सबको पता है कि 5 साल में हिंदुस्तान में ग्रोथ, यानी इन जनरल हिंदुस्तान की इकोनॉमिक अच्छा ही करेगी। तो ऐसा में आपको नहीं निकलना है इन जनरल म्यूचुअल फंड या स्टॉक के एसेट क्लास से। इन जनरल स्टॉक और इन्वेस्टमेंट करते रहना है। ये था इसका एक सिंपल आंसर, जो कि मैंने सोचा कि सबको बताएं कि 5 साल के बाद भारत का स्टॉक मार्केट बेहतर स्थिति में होगा, तो आपके फ़ंड और स्टॉक भी बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि अच्छे फ़ंड या बुरे फ़ंड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कौन से फ़ंड में आपको इन्वेस्टेड रहना है। लेकिन उससे पहले कन्फ्यूज़न और दूर करता हूँ। कई बार हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जिन एग्जिस्टिंग ऑप्शन होते हैं, या कोई फ़ंड ग्रो करता है तो लोग कहते हैं कि इसमें से निकल के इसमें शिफ्ट हो जाए। तो लोग सोचते हैं कि अभी तो मार्केट ख़राब है, मार्केट गिरा हुआ है, क्या अभी निकलना सही होगा, थोड़ा रुक के रिकवरी आ जाए फिर हम शिफ्ट होते हैं। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल आता है। इसका एक सिंपल आंसर ये है कि देखिए, अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपका जो बुरा फंड है वो भी गिरा है, जो अच्छा फंड है वो भी गिरा हुआ है। तो अगर आपको रिकवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब रिकवरी आ जाएगी तब मैं बुरे फंड से अच्छे फंड में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आप ये भी देखिए कि अगर बुरे फंड का एनएवी बढ़ेगा तो अच्छे फंड का भी एनएवी बढ़ेगा। तो उससे बेहतर है कि अब जब दोनों फंड गिरे हुए तब आप अपने पैसे को शिफ्ट कर दीजिए एक बुरे फंड से एक अच्छे फंड की तरफ, तो ताकि जब रिकवरी आए तो आपके लिए रिकवरी फास्टर हो। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी मार्केट ख़राब है तो अभी क्यों निकलूँ। कभी भी बुरे स्टॉक या बुरे फंड से निकलने का टाइम गलत नहीं होता। जितना जल्दी आप निकल जाएंगे उससे उतना अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी में आपको किस तरीके के फ़ंड अवॉइड करने। मिड कैप फंड बिल्कुल अवॉइड करने। मैंने पहले भी बोला है कि मिड कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनका जो फंड मैनेजर है वो सिर्फ 150 स्टॉक्स में ही 30-40 फंड सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करता है, तो इसका बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, ऑप्शंस नहीं है, और वो अपना इन्वेस्टमेंट टैलेंट दिखा नहीं पाता। मिड कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड रहना है, थोड़ा पोर्शन, जरूर पोर्शन। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल है, अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास लोन्स EMIs नहीं है, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास सरप्लस कैपिटल है जिसे आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पोर्शन आप में 20% या 25% जो आप म्यूचुअल फंड लगा रहे हैं उसका, अगर आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो 20 रुपये स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, अगर आप वो सारी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं जो मैंने अभी डिस्कस करी। सेक्टर फंड, चाहे कोई भी सेक्टर हो, फार्मा स्टॉक्स का बहुत हाइक पे है, लेकिन किसी भी सेक्टर पे आपको दूर रहना है, क्योंकि फार्मा सेक्टर के अभी जो हाइप है वो थोड़ी ज़्यादा है। अल्टीमेटली अगर हम एग्रीगेटली देखें तो जिस तरह देश की जनसंख्या ज़्यादा दवाइयाँ खाने लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फार्मा की जो ग्रोथ है, ओवरऑल कंजम्पशन है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आप देखिए, आप ज़्यादातर लोग घर में हैं, तो घर में जो लोग हैं अनजान लोगों से मिल नहीं रहे हैं, कोई किसी के कांटेक्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई कोरोना नहीं, लगभग हर तरह की डिजीज़ होने के आसार कम हो जाते हैं। हर वो डिजीज़, सर्दी खांसी फ्लू, हर तरीके के जो बीमारी होने के चांसेस कम हैं। तो लोग किसी भी तरीके के कांटेक्ट में आने से बच रहे हैं। जो डॉक्टर के पास जा रहे थे वो बच रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो मेडिसिन का कंजप्शन भी कम होगा। तो इस तरीके से फार्मा का जो ग्रोथ है वो मुझे तो लंबा नहीं दिखता है, क्योंकि किसी भी तरीके का जो है वो अभी कम हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको देखूं तो वो भी कम ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बढ़ जाएगा। तो फार्मा फंड्स भी ब्लाइंडली ले लेना कि आपको खूब दवाई खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ओवरऑल ये हर सेक्टर के लिए सही है, किसी भी सेक्टोरल फंड से प्लीज़ दूर। मेरी कैटेगरी हमेशा की तरह फेवरेट मल्टी कैप फंड है, तो बिल्कुल आपको अच्छे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ पोर्शन अगर आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं तो लार्ज कैप फंड में निवेश करिए। अच्छे फंड्स मत लेके आ, अच्छे फंड्स मतलब जिनका रोल ऑफ रिटर्न बहुत कंसिस्टेंट हो, वन टाइम फिक्स रिटर्न नहीं हो। 2015 से 2020 में उसने 15% रिटर्न दे दिया, ये देखना है। 2014 से 19, 2013 से 18, 2015 से 20, किसी भी 5 साल का पीरियड ले लेंगे,
सिर्फ पिछले 5 साल का नहीं, किसी भी 5 साल का आप पीरियड लेंगे, उस फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है या नहीं, तो वो अब एक अच्छा फंड है। तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, यानी जितनी फ़ीस वो आपसे ले रहा है वो फ़ीस कम होगी, ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।